जी अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज़ आ रही है सबको ठीक? जी सर। जी लास्ट पॉइंट कल क्या लिखा था जी? बोनस शेयर्स। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम। सर आपने आज कहा था कि IAS 16 के MCQs डिस्कस करेंगे पैक और हाँ जी ICAP से, जी जी तो सर वो लेक्चर के एंड पे डिस्कस कर लें? हाँ एंड पे कर लेते हैं ठीक। यस सर, ओके ठीक है, थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम। सर। सर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है तो स्टार्ट में सही नहीं रहेगा? कितने ज़्यादा क्वेश्चन? कितने ज़्यादा हैं? सर है मतलब 5-10 शुरू में कर लेते हैं जी। 15। जी शुरू में कर लेते हैं। आप में से कोई मुझे बुक व्हाट्सएप कर देता है या फिर वन की? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कल का एक क्वेश्चन था, अभी पूछ लूँ या बाद में? अच्छा अभी ज़रा पहले एमसीक्यूज कर लें फिर कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। जी आप में से कोई मुझे बुक व्हाट्सएप कर देता है FA1 की आगे आपकी? जी मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं जी। जी प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं बुक प्लीज़। चलिए एक सेकंड, ग्रुप में आगे मैं भी डाउनलोड कर लेता हूँ। जी एक मिनट रुकिएगा बस। जी मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, प्लीज़ आप ज़रा नेट अपना चेक कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट ग्रांट का जरा आप थोड़ा सा करेंगे टेस्ट कंडक्ट? जी 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 करते हैं कंडक्ट। अभी टीए मैंने बात कल की है, हम बस करते हैं अभी, ठीक है? ठीक करते हो हैं गया सर। सब टेस्ट कौन है सर? हैं। ये मेरे पीछे कौन है? ये बहुत पुरानी पिक्चर है मेरी। 2012 की सर। हाँ 13 की है ये एक्चुअली। आई वाज इन दुबई एक्चुअली 2013 माशा, की। हैंडसम लग रहे हैं सर तब से। बस अब कुछ अर्सा दो, दोबारा ऐसे हो जाएंगे। थोड़ा अर्सा दो जरा। सर फात मुस्तफा लग रहे हैं। ये तुम्हारे लिए तो मैं पता नहीं क्या क्या लग रहा हूँ। क्या ये तलहा बोल रहा है ना ये? सर सीरियसली? ये कहाँ से निकाल दी तुमने यार? फेसबुक से निकाल दी? सर फेसबुक से। सर इंटरनेट पे फेसबुक तस्वीरें हैं आपकी सर। तो कौन सी तस्वीरें हैं मेरी भाई?
ये ऐसी होंगी तस्वीरें। नहीं सर, आपकी पैक की तो कुछ तस्वीरें और कुछ बच्चों ने अपलोड की हुई हैं, आपको मैंने सर्च किया था तो मिल गए थे उस पे, आप गूगल पे। चलो ठीक 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 सही, सादा तस्वीरें हैं ना। सादा ही होता है। चलो ठीक ठीक यार, एक मिनट बस मैं डाउनलोड कर लूँ फिर आपको आंसर करता हूँ। सर ये पैक में भी एक दो एमसीक्यूज है तो वो डिस्कस कर। यार अभी ये करने दो भाई, अभी ये काम कर लें अब। ये क्या है जी, किस पेज पे है जी इसमें? पेज में बताएं जी। जी पेज में बताएं जी। सर 392। जी 392। जी आगे जी एमसीक्यू बताएं जी। सर एक तो ये केस में से ये डिस्क्लोजर्स के बारे में काफी ज्यादा एमसीक्यूज आए थे, और करीबन भाई 4-5 मुझसे ना तो। एमसीक्यूज की पॉइंट बाय पॉइंट पूछो एमसीक्यूज। जी पूछें जी, वन बाय वन। सर एमसीक्यू नंबर 10। जी शुरू में पहले 10 में जी बताएं, कोई किसी ने पूछना है। 10 तो तुमने कह दिया सलावा जी की, और पहले 10 में कुछ पूछना है। चलिए 10 पे आ जाते हैं जी। जी सर पहली बात ये है कि ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और नेट कैरिंग अमाउंट ये क्या होती है? सर हमने जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी तो इसमें से ऑप्शनल और मस्ट वाली बात तो नहीं थी, तो सर यहाँ पे हाँ ऑप्शनल वाली राइट बात राइट, भी आ ये गई। जी, इसलिए तो मैंने तुम्हें कह रहा हूँ देखो, ये एमसीक्यूज पढ़ने का मकसद यही है। देखो आईएएस 16 में बहुत बहुत बड़ा आईएएस है, ठीक है। आईकेआर में जो अपनी बुक में छोटी मोटी चीजें ऐड कर दी हैं, उसका मकसद यही है कि ये पढ़नी है, क्योंकि जो एमसीक्यूज आ रहे हैं बुक वाले आ रहे हैं, ठीक है जी। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? जी सर। सर ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और नेट कैरिंग अमाउंट ये बता दें। यार ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और नेट कैरिंग अमाउंट होता ही है कि जब आप वो मेथड यूज करते हैं ना, उसके लिहाज से होती है। ग्रॉस रिप्लेस जो नेट रिप्लेस मेथड होता है ना, तो उसमें जो अभी ग्रॉस कैरिंग वैल्यू आ रही होती है उसे कहते हैं डेप्शन से पहले वाली। तो पॉइंट 10 में तुम्हारा क्वेश्चन क्या है जी? जी हाँ जी, मेजरमेंट बेसिस हम बताते हैं। मेजरमेंट बेसिस का मतलब ये है कि हमारा रिवैल्यूएशन मॉडल या कॉस्ट मॉडल है। ग्रॉस कैरिंग वैल्यू का मतलब होता है डेप्शन माइनस से पहले, ठीक है जी सर। जी। तो इसमें डेप्शन मेथड भी हम बताते हैं, लाजमी बताते हैं ना।
इवन बेसिक बताते हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल है, कॉस्ट मॉडल है, यूजफुल लाइफ बताते हैं, द कैरिंग अमाउंट ऑफ टेम्पररी आइडल पीपी, ये ऑप्शनल चीज है, पॉइंट डी कर लो, पॉइंट डी। सर ये ठीक है, टेम्पररी आइडल पीपीई से क्या मुराद है सर? ऐसा पीपी जो हमने हमने उसको परचेज किया हुआ है लेकिन अभी वो आइडल है, यूज नहीं हो रहा, टेम्पररी आइडल, अभी यूज नहीं हो रहा, कुछ अर्से बाद यूज करेंगे। इसको अलहदा से बताने की रिक्वायरमेंट जो होती है, लेकिन वो ऑप्शनल होती है, अलहदा से बताना, अलहदा से। जी और बताएं जी। सर एमसीक्यूज नंबर 30 में पॉइंट सर 4 उसकी सर समझ नहीं आ रही थी, उसमें आर्म लेंथ टर्म्स कुछ लिखा हुआ था कुछ। वो 14 फिर बताता हूँ जी, अभी पढ़ लेते हैं जी। सर 13 पॉइंट 13 नंबर सर 4 इसका। इसमें कौन सा पॉइंट पूछना है आपने जो समझ नहीं आ रहा आपको? सर पॉइंट नंबर 4 सर। आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन होती है, जो फेयर वैल्यू की डेफिनेशन होती है ना, फेयर वैल्यू, उसमें होता है आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन होती है कि जो बाइस ट्रांजैक्शन हो, जो नॉर्मल मार्केट ट्रांजैक्शन हो, ठीक है, उसे कहते हैं, समझ गए? आर्म लेंथ का मतलब होता है जो बाइस ट्रांजैक्शन नहीं है, जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, मार्केट मार्केट में जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो रही है वो है जी। जी नेक्स्ट बताएं जी। सर ये 14 नंबर। 14 नंबर पे आए थे जी। जी जी बताएं जी, क्या पूछना है इसमें? सर क्या 1 और 3 सेम नहीं है कि मतलब 1 नंबर भी आइडल टेम्पररी है और 3 नंबर भी इस तरह से, या 3 नंबर परमानेंट आइडल है? नहीं नहीं, 0.13 में अलग चीज है ना। 0.13 है कि आपने इस्तेमाल करना, आइडल है अभी। 0.3 में क्या आपने उसे हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर दी है कि हम इसको बेचने लगे हैं। 2 अलग बातें, दोनों सेम नहीं है, जी सर। 2 अलग बातें हैं। तो ये सारे हमने याद करने जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है 16 के। यार आप डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट याद ना करो, आप ये एमसीक्यू याद करो। आपके आपके पेपर में ना, देखो मैं फिर भी कह रहा हूँ कि IAS 16 में कई बातें जो हमारे वैसे पढ़ने वाली नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये एमसीक्यूज जब सिलेबस में है ना, हमें एमसीक्यूज पता होना चाहिए ना। अच्छा ये जो बातें लिखी हुई हैं भाई, ये हमारे सिलेबस में एमसीक्यूज तक, मेरी बात जी फॉलो कर सर। रहे हो? इससे तो जी मैं सर। कहता हूँ कि भाई पढ़ो एमसीक्यूज। सर 27 नंबर। एमसीक्यूज नंबर कितना? 27। 27, एक मिनट रुको जरा। जी सर क्या ये ट्रेडिंग प्रॉफिट रिटेन, सर ये रिजर्व नहीं है हमारा? 27 जी सर। नहीं, हमारा जो शेयर प्रीमियम होता है ना, वो कैपिटल रिजर्व होता है। सर रिवैल्यूएशन भी हमारा सर रिजर्व होता है ना? हाँ, तो रिटेन अर्निंग नहीं होता, वो होता है हमारा रेवेन्यू रिजर्व होता है, रेवेन्यू रिजर्व, रिटेन अर्निंग। जी जो सर। ये ट्रेडिंग प्रॉफिट है ना, ये रेवेन्यू रिजर्व है। जी सर एमसीक्यूज नंबर 30 सर, वो सॉल्व नहीं हो रहा सर मेरे से, और उसका आंसर भी नहीं आ रहा मेरे से। क्या हो गया? आंसर नहीं आ रहा? क्या हो गया उसमें?
30 क्या 7 सर 30 MCQs 30 उसमें सर सही है, बस नेट बुक वैल्यू 2.5 आ रही है, अभी रिवैल्यूएशन पढ़ वही लेते हैं +1 हो गया। जनाब, अभी कर लेते हैं साहब साहब, हमें भी पढ़ाने का मौका देंगे। आप भी पढ़ा रहे हैं जी सर। सर ज़रूर। जी जी जी। An apartment is revalued upward by 1 minute was required. जी, तो 5 साल बाद इसकी 2.5 रुपये आएगी नेट बुक वैल्यू, 5 रुपये कॉस्ट थी, 10 साल लाइफ थी, तो हर साल की डेप्शन होगी 0.5। ठीक है, तो 2.5 मिलियन होगी 5 साल बाद की नेट बुक वैल्यू, और 1 मिलियन का इंक्रीज आ गया तो 3.5 होगी, 7 लाख 0.7, 3.5 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ 5 years, 7 लाख डेप्रिसिएशन आ गई रिवाइज। जी ठीक है जी। सर एक बात दोबारा बता दें, वो थोड़ा कंफ्यूजन रह गई है कि वो कैसे 7 लाख रुपीस आया हमारे पास। यार नेट बुक वैल्यू आ गई बिफोर इवैल्यूएशन 2.5 मिलियन। यस सर, वो समझ आ गई। समझ आ गई। यस सर, 1 मिलियन का इंक्रीज आया है, 3.5 मिलियन हो गया सर। डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी है 5 साल, यस सर। क्या आता है फिर आंसर? सर लेट मी चेक। सर 0.7 सर, समझ आ गई। चलिए थैंक यू। सर इसी में 9 नंबर एमसीक्यू है, तो सर इसमें से करेक्ट ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि सर मैंने जब सॉल्व किया तो डी आ रहा था। किस में? एमसीक्यू नंबर 9। चलो पहले ये 30 से आगे तो चले ना, पहले 30 पे खत्म हो गए, फिर 9 पे आते हैं जी। नाइन बाकी भी पढ़े जी। बाकी भी पढ़े जी 9। जी 9 पे आए हैं जी। जी A company revalued its property on 1st April 2009 to rupees 20 million from 8 million land। ठीक है जी। The property, अच्छा ठीक है जी। The property costing 10 million, 2 million loan। ठीक है जी, ठीक है जी। The original economic life 40 years is unchanged। ठीक है जी, ठीक है जी। सर ये तो वर्किंग करनी पड़ेगी भाई। इसका आंसर क्या आता है, मैं कोशिश करता हूँ ज़ुबानी बताने की, चूँकि 31 मार्च 2010। ठीक है जी, ठीक है जी। तो कितना हो गया जी, रुकिएगा ज़रा जी। बिल्डिंग का ही मसला है ना, उसमें तो 8 रुपये आ गया, लैंड पे तो नहीं 6 रुपये आ गया, 6 रुपये आ गया जी। सर दोनों में 6 यार मिलियन पढ़ने गेन दो आ रहा भाई, है। एक मिनट दो, एक मिनट दो, एक मिनट दो। जी सर।
जी 11.8 बनता है। जी सर बस सर ये पीछे एमसीक्यूज ऑप्शन गलत है। नहीं 10.8 11.8 ही सही आता है। है। पीछे जी क्या सर। आंसर है जी? सर उन्होंने सी ऑप्शन दिया है। नहीं 11.8 ही आता है। डी करेक्ट आ रहा है बिल्कुल सर। जी डी इज द करेक्ट आंसर एमसीक्यू नंबर 9। जी बताइएगा जी अब। सर पैक में बस सिर्फ एक एमसीक्यूज है। एमसीक्यू जी उस पर भी आए थे जी, बाकी बता दें जी। जी प्लीज। चलिए जी वो पैक की बुक में चलते हैं जी अभी। चैप्टर नंबर कौन सा चाहिए? चैप्टर नंबर 7। जी लें जी ओपन हो गया जी। सर एमसीक्यू नंबर 8। एट है जी। जी जी सर। जी प्रॉफिट एंड लॉस यार वैसे तो जिस सेंस में लिखा हुआ है वो डिपेंड अपॉन प्रीवियस एवोल्यूशन लॉस पे करता है ना। जी सर। जी आंसर है। सर उन्होंने सर बी ऑप्शन लिखा है, लेकिन सर डी आना चाहिए। हाँ नहीं यार इसका ना ये इसका आंसर ठीक है, ऑप्शन भी ठीक नहीं है। ऑप्शन क्लियर नहीं लिखी हुई। मैंने भी जो डी तो बताया बस ऐसे ही बताया कि चलो सेंस से बनती है। सर मोर अप्रोप्रिएट तो ये डी बन रहा है ना इन ऑप्शंस में। हाँ ये पूरी डिजाइन है, छोड़ो इसे। जी सर। ऑप्शन ठीक नहीं दी हुई। और जी बताएं जी। सर पैक में एमसीक्यूज नंबर 14 सर। सर इसका भी आंसर गलत है पीछे। 14 पे आ जाए जी। तो 14 Yes, में sir. करेक्ट ऑप्शन ए आ रहा है। ए ऑप्शन आ रहा है वो, लेकिन बी पीछे दिया हुआ है सर। जी बाकी बस भी वो देखें ऑप्शन जी। गलत होगा। बाकी भी देखें जी। यस सर इसका यही आ रहा है। बाकी भी देख लें जी प्लीज। जी इंक्रीमेंट ऑप्शन निकालिए ना। 5 लाख 10 50,000 30,000 4,80,000 कितना आता है जी? डिवाइडेड बाय जी क्या आंसर है जी? सर ए। आंसर क्या है जी? सर करेक्ट ऑप्शन ए सर है सर। ए है, और उन्होंने जो आंसर दिया है वो गलत है सर। वो उन्होंने बी आई थिंक दिया है। यस सर। तो तेरा क्या बताना ना। यस सर।
ए कैसे आ रहा है? हाँ जी, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। ए आता है, ए आता है, ठीक है। ए आता है, कितना आ गया? 53 माइनस 50। हाँ, ए आता है जी। उन्होंने क्या दिया आंसर जी? सर बी दिया हुआ है गलत। बी, रुको जरा। नहीं नहीं, ए ही आंसर है भाई। जी और बताएं जी। शाबाश, एटलीस्ट आप लोगों ने पढ़ा तो है ना यार। सर एमसीक्यूज 15 भी जरा बता दें सर, जरा कंफ्यूजन हो रही थी उसके अंदर। एपैक का ही है सर। एक सेकंड। सर ये जो डेप्रिसिएशन आई है 53.33, इसके बाद क्या करना सर? ये समझ नहीं है कि एक्सेस डेप्रिसिएशन का ये ए ऑप्शन किस तरह है? एक मिनट, एक मिनट। जी एक सेकंड दीजिएगा बोला। एक मिनट दीजिएगा जी, एक मिनट प्लीज। जी बताइएगा सर जी, कौन सा जी? अब 15 कह रहे थे? यस सर 15। अच्छा जी। जी मेजरमेंट बेसिस हम बताते हैं आया 16 में। जी रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल अगर हो, फॉर एग्जांपल 15 की बात कर रहे हो ना? यस सर। जी तो हम मेजरमेंट बेसिस बताते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल बताते हैं 1 और 4। ठीक है जी। एक और स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे थे इससे पहले, जरा बताइएगा 53 क्या पूछ रहे थे? सर मैं पूछ रहा था सर, ये 53.33 जो डेप्रिसिएशन आई है इसके बाद सर जो अभी ए ऑप्शन किस तरह है सर? ये जरा समझा दो। यार इंक्रीमेंटल निकालनी है ना, वो तो मैंने डिफरेंटली किया था ना। तुम ऐसे करो ना, मैंने आप लोगों को क्या तरीका बताया हुआ है। इंक्रीमेंटल की अमाउंट कैसे निकालते हैं? सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। सरप्लस आया 30,000 रुपये का, ये समझ आ गई है? सर आगे डिवाइडेड बाय 9 कर दो। समझ आए कि नहीं? ये सर हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक। सर ये जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है ये 2014 से एप्लीकेबल होगी ना? यस यस यस। जी और बताएं जी। बस सर इतने ही थे, शुक्रिया। सर ये ये बाकी क्वेश्चन 7 भी समझा दें।
7 MCQs। कैसे उसकी समझ नहीं आ रही। पॉइंट सी लग रहा है ठीक यार 7 का। नहीं सर, डी पॉइंट आ रहा है। Policy of company to expense out replacement of any part which doesn't exist. सर वो हम एक्सपेंस ही कर रहे होते हैं, कैपिटलाइज तो नहीं कर रहे होते हैं ना सर, जो इंक्रीज ना करे बेनिफिट ऑफ ओवरऑल एसेट। हाँ विच डजंट इंक्रीज, तो ये भी ठीक ही है, गलत तो नहीं है ये। ये सर ही कंफ्यूज कर रहा था ये भी एमसीक्यूज। पॉलिसी सी भी ठीक ही है। पॉलिसी डी सर, वो डी भी ठीक है, डी भी ठीक है। सर डी किस तरह ठीक है? यार इंस्पेक्शन कॉस्ट होती है वो हम कैपिटलाइज करते हैं, मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट। तो सर उन्होंने कहा है रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्ट इज रिप्लेस्ड और नॉट। हाँ उसका ताल्लुक नहीं है, वो अलग चीज है। मेरे ख्याल से सी डी दोनों आंसर ठीक है। तो सर कैन नॉट बी, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन फिर सही होगा? अच्छा कैन नॉट बी, कैन नॉट बी मेड, ए और बी कैन नॉट बी मेड। पीछे आंसर क्या है? तो सर स्मॉल पार्ट्स हम एक्सपेंस आउट ही कर रहे होते हैं ना सर, वो तो कैपिटलाइज हम नहीं करते। यार स्मॉल पार्ट्स भी कार्य होते हैं लेकिन मसला स्मॉल का नहीं होता ना, मसला होता है जो इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज करता है। स्मॉल पे अगर हम ये कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू कम है तो फिर ठीक है, फिर ए होगा, ये नहीं कर सकते आप। सर ज्यादातर अगर हम स्पेयर पार्ट्स की एग्जांपल ले ले तो वो हम सर एक्सपेंस आउट कर रहे होते हैं। यार स्पेयर पार्ट लिखा नहीं हुआ ना, स्मॉल पार्ट्स लिखा हुआ है ना। देखो मेरी ना बात स्मॉल पार्ट्स में टूल्स भी आ सकते हैं ना, वो जो स्क्रूज होते हैं, इस तरह की हाँ चीजें भी आ टूल्स सकती भी हैं, आ माइनर सकते हैं, चीजें, आ माइनर चीजें सकते होती हैं, हैं वो। आ सकते हैं। मैं भी ये कह रहा हूँ कि अगर स्मॉल को आपने वैल्यू से लिंक करना है फिर तो पॉइंट बी भी ठीक है। लेकिन सर ए का कोई तुक नहीं बनता, मतलब क्या क्राइटेरिया है कि हैविंग कॉस्ट लेस देन 10,000, ये कोई आईएएस के स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा नहीं उतरता मेरे ख्याल में, तो मेरे में ए ही नहीं होगा फिर। लेकिन ये तो हाँ कंपनी की पॉलिसी होती है सर कि अगर मतलब एक स्पेसिफिक कॉस्ट और रख लेते हैं कि इससे लेकिन अगर उन्होंने कम कहा होगा है तो हम एक्सपेंस पॉलिसी आउट कैन करेंगे, नॉट बी इससे ज्यादा मेड, होगा तो कैन कैपिटलाइज। नॉट बी मेड अंडर आई16, तो आई16 के अंदर नहीं बन सकती है पॉलिसी मेरे ख्याल में तो सोल्यूशन में क्या 10,000। लिख दिया जी इन्होंने? डी ऑप्शन है सर वहाँ पे। कैन नॉट बी मेड, चेक करना पड़ेगा। डी टू कैपिटलाइज इन्फ्लेशन कॉस्ट। जी यार ये मैं तुम्हें एक बात हूँ, ये थोड़ा सा सर कंफ्यूजिंग है असल में। सर मेरे ख्याल से ये इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि हम जो कैपिटलाइज करते हैं कॉस्ट को, तो हम लोग उसमें ये देखते हैं कि जो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए वायबल होती है वो कॉस्ट ऐड करते हैं। लेकिन इंस्पेक्शन कॉस्ट तो किसी भी तरह एसेट को वर्किंग कंडीशन, वो तो एक ओवर द टाइम एसेट की यूज़ होने के बाद हम उसकी इंस्पेक्शन करवाते हैं, तो वो चीज़ है, तो ये कैपिटलाइज यार तो नहीं होगी। आईएएस में लिखा हुआ है जो आपकी रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट होती है ना वो कैपिटलाइज होती है। मेजर वो रूटीन एक आपने करवानी है, ठीक है। सर वो जिस तरह से ओवरहॉलिंग सर उसमें से हम रिप्लेसमेंट लाजमी कर रहे होते हैं तो वो सर हम कैपिटलाइज कर रहे होते हैं। तो सर वो जो बाकी ओवरऑल इंस्पेक्शन कॉस्ट है। अलग चीज़ है ना, इंस्पेक्शन एक अलग चीज़ है, स्पेसिफिक चीज़ है ना, ये स्पेसिफिक चीज़ है। आईएएस में लिखा हुआ है बात, आप आईएएस में पढ़ेंगे ना तो वो कहता है कि मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट, मैं तो कैफॉन में पढ़ाता हूँ, एग्जाम्पल लेकर करवाता हूँ छोटी सी इसकी कि मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट। अब यार इसको 7 को ना आप लोग डिस्कस ना करो, इसको छोड़ दो। ये थोड़ा सा ना वो देखो होता है कि हम उसमें बनाने में ना एमसीक्यूज कुछ थोड़ा सा ना वर्डिंग वगैरह फर्क हो जाती है, जिससे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी खराब कर लेते हैं। 7 को छोड़ दो। ओके सर। जी नेक्स्ट। हम कंफ्यूज ना करें ना अपने आप को, फायदा नहीं है। जी डन है जी, हो गया जी सारा। यस सर। चलो जी शुक्र है कम से कम इसी बहाने आप लोगों ने ये एमसीक्यूज पढ़ तो लिए, ये कम से कम एक तसल्ली होगी है।
चलिए जी, अब अपने चैप्टर में वापस चलते हैं जी। जी, हमने क्या पढ़ लिया था जी? जी लिखिए जी हेडिंग इंटरिम बोनस शेयर्स। इंटरिम बोनस शेयर जी पढ़ें, लिखें जी। लिखिएगा जी। पहली बात, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स on the basis of performance of company during the year. सर इंटरिम तो करवा दिया था। इंटरिम बोनस शेयर की बात कर रहे हैं। इंटरिम बोनस शेयर हो अच्छा। गया था। ओके ओके। नो सर। जी, it is distributed to the shareholders of the company on the basis of performance during the year. जी दूसरी बात लिखें, it is recommended and approved by the directors of the company it is recommended and approved by the directors of the company on the basis of quarterly or half yearly profit. Quarterly or half yearly profits. जरा कुछ चैट बॉक्स में लिख दे प्लीज, पॉइंट नंबर 2 चैट बॉक्स में लिख दें जरा। जी ठीक है जी, तीसरा पॉइंट लिखें जी। तीसरा पॉइंट लिखें जी, interim bonus shares for the current year shall be recorded in the same year. Interim bonus shares for the current year shall be recorded in the current year. Interim bonus share for the current year shall be recorded in the current year. जी ब्रैकेट में लिख लें, फॉर एग्जाम्पल लिख लें, फॉर एग्जाम्पल interim bonus of 2019 shall be recorded in 2019. ठीक है जी, पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा जी। जी interim bonus
amount shall be deducted interim bonus amount shall be deducted from retained earning column shall be deducted from retained earning column and shall be added in capital and shall be added in share capital column. And shall be added in share capital column. सर ये डिडक्शन और रिकॉर्ड में क्या डिफरेंस है? डिडक्ट करना या रिकॉर्ड करना, इनमें कोई नहीं, डिफरेंस है? रिकॉर्ड करना तो एक लफ्ज है ना यार। रिकॉर्ड करने में आप ऐड भी कर सकते हैं, लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शैल बी डिडक्टेड in retained earning column and shall be added in share capital column. ठीक है जी, ये पॉइंट 4 भी लिख दीजिए इधर चैट बॉक्स में। सर लेकिन जब हम कहीं रिकॉर्ड करते हैं तो हम या एडिशन या रिडक्शन ही करते हैं ना रिकॉर्ड करने में। हाँ, मैंने भी ये कहा, रिकॉर्ड करने का मतलब ये होता है ऐड करना या डिडक्ट करना। मैं तो स्पेसिफाई कर रहा हूँ ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखें बेटा। यार ये पॉइंट 1 भी लिख दें चैट बॉक्स में। पॉइंट 1 भी चैट बॉक्स में लिख लें। तो इंटरम बोनस शेयर करेंगे रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम में से माइनस कर देंगे और शेयर कैपिटल कॉलम में ऐड कर देंगे जी। सर जी जी बताएं जी। सर आज आप प्यारे नहीं लग रहे। जी जी सर कल आप कसम से इतने क्यूट लग रहे थे गोलू मोलू से। चलो ठीक, कल लगूंगा अब, कल ठीक जी। पॉइंट वन में लिख दिया जी। जी फाइनल बोनस लिखें जिसमें फाइनल बोनस में पॉइंट नंबर 1 जी। फाइनल बोनस में पॉइंट नंबर 1 लिखें जी। It is distributed to shareholders of the company on the basis of annual performance of company. On the basis of annual performance of the company. जी प्लीज साथ सारे चैट बॉक्स में लिखते जाएं जी प्लीज। जिसने पहले कर लिया वो लिख ले जी। जी पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा जी। It is recommended by the directors. It is recommended by the directors. It is recommended by the directors, but approved by the. It is recommended by the directors, but approved by the shareholders of the company.
जी जी नेक्स्ट लिखिएगा जी, फाइनल डिविडेंड फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, सॉरी फाइनल बोनस शेयर ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर, final bonus share of a particular year will be recorded in the next year. Final bonus share for a particular year will be recorded in next year. जी ये बिल्कुल कासिम आप ठीक कह रहे हैं, ये डिविडेंड की ये वैसे भी इशू किया जा सकता है, लेकिन डिविडेंड की रिप्लेसमेंट में भी इशू किया जा सकता है। जी पॉइंट नंबर 4 लिखिएगा जी, अमाउंट ऑफ फाइनल डिविडेंड shall be deducted from retained earning column amount of final dividend final bonus share shall be deducted from retained earning column and shall be added in share capital column. जी ये भी चैट बॉक्स में लिख दें जी। ठीक है जी, यहाँ तक लिख लीजिए आप सब ने प्लीज। जी लिख लीजिए सब ने। यस सर। जी नेक्स्ट हेडिंग लिखें, एक्सप्रेशन ऑफ बोनस शेयर्स इन क्वेश्चन। बोनस शेयर क्वेश्चन में किस तरह एक्सप्रेस किया जाएगा जी, लिखिएगा जी। जी जैसे हमने डिविडेंड का पढ़ा था वैसे ही इसका ही है जी। जी इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं जी, जी लिखें जी पहला पॉइंट, व्हेन नंबर ऑफ बोनस शेयर्स आर गिवन। क्वेश्चन में नंबर ऑफ बोनस शेयर्स गिवन है जी, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये दिखा, एक्चुअली हमने ये सीखना है कि हमने अमाउंट कैसे निकालनी है। क्वेश्चन में लिखा होगा जी बोनस शेयर्स इशूड 60, नंबर ऑफ बोनस शेयर गिवन होंगे, पार वैल्यू पर शेयर ₹10, ठीक है जी। तो हम बोनस शेयर की अमाउंट कैसे निकाल लेंगे जी,
तो बोनस शेयर की अमाउंट कैसे निकालेंगे जी? इज इक्वल टू, जी कैसे निकालेंगे? 60 इंटू 10। आपको पता है बोनस शेयर किस पे इशू होते हैं? पार वैल्यू पे हमेशा। तो ये 600 का जो आंसर आएगा फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग shall be added to share capital column। जी प्लीज यहाँ तक लिख लें। जी जी लिख ले रही यहाँ तक? यस सर। जी दूसरा लिखें, when bonus shares are given, when bonus shares are given in percentage। जी एक स्टेटमेंट लिख लें यहाँ पे। जी एक स्टेटमेंट लिख लें, when bonus shares are mentioned in percentage when bonus shares are mentioned percentage, it is percentage of total par value of shares, it is percentage of total par value of shares it is percentage of total par value of shares issued on the date of bonus shares declaration। ठीक है जी। तो वो किसका परसेंटेज होते हैं? पार वैल्यू ऑफ शेयर्स का जी। सही, टोटल ठीक पार है। वैल्यू कहाँ से आती है? जो आपके शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, उनको अगर हम पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो टोटल पार वैल्यू शेयर्स आ जाएगी। जो दिन आपके इशूड शेयर होंगे ना, कंपनी के शेयर चेंज होते रहते हैं ना टाइम के साथ साथ। ये लाइन चैट बॉक्स में लिख दें जी। जैसे एग्जांपल क्या छोटी सी बनेगी, जी जिस दिन बोनस शेयर इशू हो रहे हैं उससे इशू होने से पहले हमारे पास कितने शेयर हैं? 50,000 के। बेटा बोनस शेयर जो होते हैं वो पार वैल्यू पे इशू होते हैं। ये प्रीमियम वाली बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है जी। बोनस शेयर की अमाउंट कितनी आएगी जी? इक्वल टू जी 15% इंटू 10 इंटू 50,000।
जी कितना बनता है जी? 75,000 जो ये 75,000 की अमाउंट आएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग में से माइनस कर देंगे और शेयर कैपिटल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जी प्लीज लिख लें। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह जी कल करते हैं जी। सर एक क्वेश्चन है सर। जी पूछिए। सर डिविडेंड और प्रॉफिट में ये फर्क बता दें सर, इनमें क्या फर्क है? यार प्रॉफिट वो होता है जो कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाती है। डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर्स को हम एज प्रॉफिट दे देते हैं। ठीक हो गया सही। ठीक है जी। ये जी लास्ट लाइन जी प्लीज लिख दो यार चैट बॉक्स में, ये लास्ट लाइन चैट बॉक्स में लिख दो प्लीज। जी प्लीज। सर एक दफा ये पार वैल्यू भी बताइएगा काइंडली। क्या चीज? ये पार वैल्यू सर। पार वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू होती है, मैंने कल भी शायद बताया था। हर शेयर पे ना उसकी फेस वैल्यू गिवन होती है, जैसे पाकिस्तान में नॉर्मल 10 रुपये होती है। ठीक है सर। ठीक है जी। जी अब्दुल्ला बताइए जी। जी बताइएगा अब्दुल्ला। चलें जी क्लोज करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।